मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी में दीवान-ए-खास की भव्यता देखने लायक थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। हालांकि दरबार सभी मंत्रियों से भरा था, लेकिन अकबर के माथे पर चिंता की हल्की लकीर थी। उन्हें लगा कि शायद उनके मंत्री अब अहंकार में डूबने लगे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता की धार कमजोर पड़ गई है। ये जानने के लिए उन्होंने एक अत्यंत गूढ़ और असंभव सा प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। अकबर ने अपनी भारी आवाज में घोषणा की, ए मेरे बुद्धिमान दरबारियों, हमें एक सप्ताह के भीतर ये बताओ कि दुनिया की कुल आबादी में स्त्रियों की संख्या कितनी है, और क्या कोई इस संख्या को बिना गिने प्रमाणित कर सकता है? जो सही उत्तर देगा उसे सोने के सिक्कों से तौला जाएगा, लेकिन यदि कोई असफल हुआ तो उसे आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। इस भीषण परीक्षा की घोषणा होते ही दरबार में खलबली मच गई। वजीर और सेनापति भय से कांपने लगे, क्योंकि इस प्रश्न का कोई तार्किक जवाब नहीं था। सभी आंखें अब केवल एक ही व्यक्ति को तलाश रही थी, मियां बीरबल। बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। बीरबल ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और शांत मुद्रा में बादशाह अकबर के सामने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी सहज लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, आपके प्रश्न की महत्ता को मैं भली भांति समझता हूं। ये चुनौती बुद्धि की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के आंकड़े की है। पूरे दरबार की सांसें थम गई थी। उन्हें लगा कि बीरबल अब सीधे कोई जादुई संख्या बता देगा, किंतु इस उत्तर को बिना गिने प्रमाणित करने के लिए एक शर्त है। अन्नदाता, बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यह गणना चूंकि पूरे विश्व की है और हर पल नए बच्चे जन्म लेते हैं और लोग मरते हैं, इसलिए संख्या निरंतर बदलती रहती है। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, सटीक और अपरिवर्तनीय प्रमाण के लिए मुझे गणना शुरू करने से पहले 7 दिन का समय चाहिए, और इन 7 दिनों के लिए हमें पूरे जहान के आवागम को पूर्णतः रोक देना होगा, ताकि न कोई नया स्त्री या पुरुष दुनिया में आए और न ही कोई कहीं से बाहर जाए। केवल तभी मेरी गणना का प्रमाण स्थिर रह पाएगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्हें अंदाजा था कि बीरबल की चाल क्या है। अकबर अपनी हंसी को रोक न पाए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने तो मेरी परीक्षा को ही चुनौती दे दी। पूरे जहान का आवागम 7 दिन के लिए रोकना, यह तो संसार के नियम को, कालचक्र को रोकने जैसा है। उन्होंने अपने वजीरों और दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब आश्चर्य की जगह बीरबल की सूझबूझ के लिए गहरी प्रशंसा का भाव था। बादशाह बोले, किसी भी संख्या का प्रमाण तभी तक सटीक होता है जब तक उस पर समय का प्रभाव न पड़े। बीरबल ने अपनी शर्त से यह सिद्ध कर दिया कि संसार की आबादी समय की तरह निरंतर गतिशील है, और इसीलिए स्थिर गणना करना मानवीय शक्ति से परे है। बादशाह अकबर ने हाथ उठाया और अपनी सीट से खड़े हो गए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता एक बार फिर सिद्ध हुई, बीरबल। तुम्हारी शर्त असंभव है और इसलिए तुम्हारा जवाब ही सही है। किसी को भी सटीक आबादी के आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। इस परीक्षा में बीरबल विजयी हुआ। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हारने वाला अकबर भी दिल से खुश था। अगले ही पल बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने सिंहासन के निकट आने का संकेत किया। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये परीक्षा केवल आबादी की गिनती की नहीं थी, बल्कि ये समझने की थी कि किस ज्ञान को जानने का प्रयास करना चाहिए और किसे शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारी तर्क शक्ति अद्वितीय है। पुरस्कार स्वरूप अकबर ने अपने गले से मोतियों की एक बहुमूल्य माला उतारी और उसे बीरबल को पहनाया। दरबारियों की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चौंधिया गई।
बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर सम्मान स्वीकार किया। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह आपका स्नेह और विश्वास है जो मेरी साधारण बुद्धि को इतना गौरव प्रदान करता है। मेरी सबसे बड़ी जीत तो आपका ये प्रेम है, ये हार नहीं। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल उनकी परीक्षा समाप्त की, बल्कि दरबार में ज्ञान की एक नई परंपरा भी स्थापित की। अब बीरबल की ख्याति और भी दूर दूर तक फैल गई। दरबार में कुछ दिनों तक उत्सव का माहौल रहा। बीरबल की जीत की चर्चा हर गली नुक्कड़ पर होती थी। इस बढ़ी हुई ख्याति के कारण एक दिन एक पड़ोसी राज्य का महाज्ञानी पंडित राजमहल पहुंचा। पंडित का नाम था केशवदास और वो अपने ज्ञान के अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। केशवदास ने घोषणा की कि वो बीरबल के साथ ज्ञान की अंतिम परीक्षा लेने आया है। अगर बीरबल सच्चे ज्ञानी है तो उन्हें मेरे 3 सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। केशवदास ने चुनौती दी। अकबर को लगा कि ये एक और दिलचस्प मुकाबला होगा जो उनके दरबार का गौरव बढ़ाएगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को संदेश भिजवाया। बीरबल, जो इन सांसारिक प्रतियोगिताओं से ऊपर उठ चुके थे, मुस्कराए और चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ज्ञान की कोई अंतिम परीक्षा नहीं होती, पर आपके मनोरंजन के लिए मैं अवश्य प्रयास करूंगा। मुझे केशवदास से प्रश्न पूछने का समय दिया जाए। बीरबल की ये पलटवार शर्त सुनकर केशवदास थोड़े विस्मित हुए, पर तुरंत संभल कर अहंकार पूर्वक बोले, ज्ञान की जांच किसी भी क्रम में की जा सकती है। जहांपनाह, ज्ञानी को किसी भी प्रश्न का भय नहीं होता। आप मुझे पहले प्रश्न पूछने का सौभाग्य दें, बीरबल जी। अकबर ने स्थिति की नजाकत समझते हुए तुरंत घोषणा की, तो ये ज्ञान परीक्षा कल सुबह शाही दीवान में होगी। पूरे राज्य को पता चलना चाहिए कि ज्ञान की सही कसौटी क्या होती है। रात भर पूरे आगरा में इस अनोखी ज्ञान परीक्षा की चर्चा होती रही। लोग उत्सुक थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता, जो कभी नहीं हारी, इस बार किस नई चाल से काम लेगी। अगले दिन दीवान आम खचाखच भरा था। दरबारी, गणमान्य व्यक्ति और सामान्य नागरिक भी इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए मौजूद थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने 2 ऊंचे आसन लगाए गए थे। एक पर बीरबल शांति और सौम्यता से बैठे थे, तो दूसरे पर केशवदास गर्व और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बादशाह अकबर ने एक क्षण के लिए सभा में पसरे गहन सन्नाटे को महसूस किया। उन्होंने धीरे से अपना मुकुट व्यवस्थित किया और गंभीर स्वर में घोषणा की, आज की ये परीक्षा सिद्ध करेगी कि केवल रटी हुई विद्या श्रेष्ठ है या सहज विवेक और व्यवहारिक बुद्धि। उन्होंने पहले केशवदास की ओर देखा। केशवदास, ये परीक्षा आपने मांगी है, इसलिए आप सबसे पहले बीरबल के सामने ऐसा प्रश्न रखें जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से जुड़ा हो। यह सिद्ध होना चाहिए कि आपका ज्ञान बीरबल की चतुराई से कहीं अधिक व्यापक है। केशवदास तुरंत उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अहंकार और चुनौती का स्पष्ट भाव था। उन्होंने बीरबल को तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए अपनी आवाज को जानबूझकर गंभीर बनाया और पहली सभा के सामने प्रस्तुत की। बीरबल ने शांत चित्त से उनकी ओर देखा और अपनी मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी परीक्षा की घड़ी का स्वागत मुस्कुराहट से किया। केशवदास ने एक क्षण के लिए दरबारियों पर अपनी नजर घुमाई, मानो वो बीरबल के अपमान का आनंद ले रहे हों। उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधकर चुनौती पेश की, बीरबल, मैं आपसे अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर आपको केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों में खोजना होगा। बताइए। केशवदास ने गंभीर स्वर में कहा, संसार में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज क्या है? वह चीज जो एक पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है, पर जिसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये सवाल न तो धर्मशास्त्र से जुड़ा था, न ही साधारण ज्ञान से। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा।
उन्हें लगा कि केशवदास ने वास्तव में कठिन प्रश्न पूछा है। बीरबल ने पहेली सुनी। उनकी मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने सिर झुकाया और जवाब देने से पहले केशवदास की आंखों में झांका, जहां विजय का दर्प साफ झलक रहा था। बीरबल जानते थे कि ये केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और अनुभव के बीच का निर्णायक युद्ध था। उन्होंने विनम्रता से उत्तर देना शुरू किया। जहां पनाह, केशवदास जी की ये पहेली जीवन के सत्य को दर्शाती है। वो वस्तु जिसे आप खोज रहे हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में तो बनती है, पर जब ज्ञान का प्रकाश सीधे उस पर पड़ता है तो मिट जाती है। वो है अज्ञान की छाया। बीरबल ने स्पष्ट और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, जिस प्रकार हमारी देह प्रकाश को रोककर केवल भौतिक छाया बनाती है, उसी प्रकार हमारा भ्रम और दर्प ज्ञान सूर्य को रोककर अहंकार की छाया बनाता है। सच्चा ज्ञान या तर्क का सीधा प्रहार होते ही ये छाया क्षण भर में विलीन हो जाती है। ये उत्तर सुनते ही दरबार में सन्नाटा टूट गया। उपस्थित दरबारी तालियां बजाने लगे। केशवदास, जो क्षण भर पहले गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, अब जमीन में गड़ जाना चाहते थे। उनके चेहरे पर पराजय और निराशा का भाव स्पष्ट था। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए और गर्व से मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल प्रश्न का सटीक उत्तर दिया, बल्कि जीवन का गूढ़ दर्शन भी समझा दिया। अकबर ने बीरबल को प्रेम से गले लगाया और उनके सिर पर रखे हीरे जड़ित मुकुट से थोड़ा नीचे झुके। आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया बीरबल कि तुम केवल मेरे दरबारी नहीं, बल्कि मेरी बुद्धि और विवेक के सच्चे साथी हो। तुम्हारी ये जीत केवल एक प्रश्न की नहीं, बल्कि सत्य, विनम्रता और ज्ञान की जीत है। बादशाह ने तुरंत घोषणा की कि बीरबल को बुद्धिमत्ता का रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा और उन्हें तुरंत सोने के सिक्कों से तौला जाएगा। केशवदास लज्जित होकर सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर अब अहंकार की जगह पश्चाताप था। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के चरणों को छुआ और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अहंकार ही वो अंधकार था जिसने मुझे सत्य देखने नहीं दिया। बादशाह ने उदारता दिखाते हुए उन्हें क्षमा कर दिया, पर यह शर्त रखी कि वे अब से बीरबल के मार्गदर्शन में रहकर उनसे विनम्रता का पाठ सीखेंगे। इस प्रकार अकबर की यह कठिन परीक्षा बीरबल की अटूट बुद्धि और तर्क की शानदार विजय में परिवर्तित हो गई। बादशाह अकबर बीरबल की इस तर्कपूर्ण विजय से अभिभूत थे। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल ने आज सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रकाश किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। सम्राट ने तुरंत घोषणा की कि बीरबल का सम्मान पहले से दोगुना किया जाता है और उनकी पदवी राजरत्न को स्थायी रूप से स्थापित किया जाता है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, यहां तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले भी, उस दिन उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक थे। केशवदास अब विनम्रता के प्रतीक बनकर बीरबल के मार्गदर्शन में अपना नया जीवन शुरू करने को तैयार थे। ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई, जिसने ये सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को दूर कर मनुष्य को विनम्रता और सत्य के मार्ग पर ले जाए। अकबर ने राहत की सांस ली। उनकी परीक्षा पूरी हुई और उनका सबसे प्रिय वजीर अपनी जगह अटल रहा। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई, जिसने ये सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को दूर कर मनुष्य को विनम्रता और सत्य के मार्ग पर ले जाए। अकबर ने राहत की सांस ली। उनकी परीक्षा पूरी हुई और उनका सबसे प्रिय वजीर अपनी जगह अटल रहा। अगले दिन शाम को जब दरबार की हलचल शांत हो चुकी थी, बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। वे तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर राहत और गर्व का मिश्रण था। बीरबल, उन्होंने स्नेह से कहा, तुमने न केवल केशवदास को जीता, बल्कि तुमने मेरी चिंता को भी समाप्त कर दिया। मुझे डर था कि इस तरह की किताबी विद्वत्ता कहीं मेरे राजरत्न की चमक फीकी न कर दे।
बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, चमक प्रकाश से आती है, अहंकार से नहीं। आपने ही मुझे ये सिखाया है। अकबर हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि की कोई थाह नहीं। अब जबकि तुमने राज्य की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है, मैं तुम्हें एक नई, हल्की फुल्की पर व्यक्तिगत चुनौती देना चाहता हूं। बादशाह ने शरारत से बीरबल की ओर देखा। मुझे ये जानना है कि मेरे साम्राज्य में 7 सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं, और तुम्हें उन्हें ढूंढकर मेरे सामने लाना होगा। बीरबल ने ये चुनौती सुनकर सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। जहांपनाह, ये आदेश मेरे लिए किसी भी शाही खजाने को जीतने से बड़ा है। मूर्खता एक ऐसी चीज है जो हर गली कूचे में मिल सकती है, परंतु शीर्ष 7 को चुनना बड़ा ही कलात्मक कार्य होगा। उन्होंने 7 दिन का समय मांगा। अगले ही दिन बीरबल ने अपने विश्वस्त सिपाही को साथ लिया और 7 महामूर्खों की तलाश में निकल पड़े। उनका ये अभियान गंभीर खोज यात्रा कम, मानव स्वभाव का मनोरंजक अध्ययन अधिक था। बीरबल जानते थे कि सच्चा मूर्ख कभी खुद को मूर्ख नहीं मानता। कुछ ही घंटों में उन्हें नगर के बाहर पहला व्यक्ति मिला। एक आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का एक विशाल गट्ठर लिए जा रहा था। वो भारी बोझ के कारण हाफ रहा था, पर बीरबल ने देखा कि उसने उस लकड़ी के गट्ठर पर एक और बड़ा पत्थर रख दिया था। बीरबल ने आश्चर्य से पास जाकर पूछा, मित्र, लकड़ी का गट्ठर पहले ही इतना भारी है, तुमने ये पत्थर क्यों रखा है? उस व्यक्ति ने हाफते हुए उत्तर दिया, महाराज, लकड़ियों का गट्ठर फिसल रहा था, इसलिए मैंने इसे स्थिर रखने के लिए ये भारी पत्थर ऊपर रखा है। बीरबल ने माथे पर हाथ मारा। पहला मूर्ख मिल गया, उन्होंने मन ही मन कहा और उसे दरबार में आने का आदेश दिया। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में आने का आदेश देकर अपनी यात्रा जारी रखी। अब उनकी नजर दूसरे मूर्ख की तलाश में थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी एक सूखे मैदान में, जहां पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, अपने कपड़े उतारकर जमीन पर पटक रहा था। बीरबल उत्सुकतावश उसके पास पहुंचे और पूछा, बंधु, क्या बात है? तुम अपने कपड़ों पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? उस आदमी ने निराशा से जमीन की ओर इशारा किया और उत्तर दिया, महाराज, मैं ये कपड़े धोना चाहता हूं, पर ये इतने गंदे हैं कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा, अगर मैं इन्हें जोर से पटकूंगा तो शायद इन्हें शर्म आएगी और ये खुद ही अपनी गंदगी छोड़ देंगे। बीरबल ने यह सुनकर अपना माथा पीट लिया। वाह, दूसरा अनमोल रत्न मिल गया। उन्होंने उसे भी तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और अब तीसरे मूर्ख की खोज में चल पड़े। उन्हें डर था कि कहीं तीसरा व्यक्ति पहले 2 से भी अधिक बुद्धिहीन न निकल जाए। आगे बढ़ते हुए बीरबल एक बाग से गुजरे। वहां उन्होंने एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण दृश्य देखा। एक आदमी पेड़ की जिस डाल पर बड़े आराम से बैठा था, उसे ही कुल्हाड़ी से काट रहा था, और वह भी उसी जगह से जो तने से सबसे दूर थी। बीरबल का माथा ठनका। उन्होंने फौरन आवाज लगाई, ओ भले मानुष, तुम क्या कर रहे हो? अगर ये डाल कट गई तो तुम सीधे जमीन पर गिर पड़ोगे। उस आदमी ने बिना किसी चिंता के बीरबल की ओर देखा और अपनी कुल्हाड़ी नहीं रोकी। उसने कहा, चिंता मत कीजिए हुजूर, मुझे पता है कि ये डाल कब गिरेगी। बीरबल समझ गए कि यह व्यक्ति सिर्फ मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख है। बीरबल ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उनके तीनों अनमोल रत्न पूरे हो चुके थे। बीरबल ने उस आदमी को भी तुरंत बादशाह के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया और तीनों मूर्खों को लेकर विजयी भाव से दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में पहुंचते ही बीरबल ने तीनों विचित्र व्यक्तियों को बादशाह अकबर के सामने खड़ा किया। तीनों ही अजीबोगरीब हाव भाव और वेशभूषा के कारण शर्मिंदा और भयभीत दिख रहे थे। बादशाह अकबर ने उन्हें देखा। उनका माथा ठनका। उन्होंने उत्सुकता और थोड़ी नाराजगी से पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी? ये 3 कौन है? क्या यही वे बुद्धिमान लोग हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे? बीरबल ने हाथ जोड़कर आत्मविश्वास से कहा, जी हुजूर,
आपके आदेशानुसार मैंने संसार के 3 सबसे बड़े महामूर्ख आपकी सेवा में पेश किए हैं। ये तीनों ही मेरी कड़ी खोज का परिणाम है। अकबर ने पहले उस आदमी को देखा जो उल्टी डाल काट रहा था, फिर उस शख्स को जिसकी कमर सीधी थी पर घास सिर पर रखी थी। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, तुम्हारे अनमोल रत्न तो बड़े ही अजीब हैं, पर तुम किस आधार पर इन्हें मूर्खों का सरताज कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, इनके कर्म ही इनके प्रमाण हैं। जरा इनसे इनके कारनामों के बारे में पूछा जाए। अकबर ने पहली दृष्टि उस आदमी पर डाली जो अपनी ही डाल को जड़ से काट रहा था। ए महाशय, अकबर ने पूछा, तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो? जिस डाल पर बैठे हो उसे ही काटोगे तो कुछ ही पल में धड़ाम से नीचे गिरोगे। उस आदमी ने बिना कोई चिंता दिखाए जवाब दिया, हुजूर, आप फिक्र न करें, मैं बहुत देर से ये काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि डाल किस पल टूटेगी। मैं समय रहते कूद जाऊंगा। ये सुनकर बीरबल और दरबारियों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। अकबर ने माथा पीट लिया और दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़े जिसकी कमर टेढ़ी थी, पर उसने घास का गट्ठर सिर के बजाय कमर पर असहज तरीके से रखा हुआ था। और तुम भाई, बादशाह ने पूछा, ये क्या तरीका है घास ढोने का? गट्ठर को जमीन पर क्यों नहीं छोड़ दिया और सीधा क्यों नहीं किया? अपनी पीठ पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो? उस व्यक्ति ने गंभीरता से अपनी कमर सहलाते हुए कहा, महाराज, घास का ये गट्ठर मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत से बांधा है। अगर मैं इसे खोलकर सीधा करूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी और मेरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए मैं इसी तरह इसे खींच रहा हूं। बीरबल की आंखों में चमक थी। हुजूर, और अब पेश है तीसरा महामूर्ख। बीरबल ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर नजदीक आते हुए एक और व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति विचित्र रूप से चल रहा था। उसके सिर पर एक बहुत बड़ी, मैली और गीली लकड़ी की पटिया आड़ी रखी हुई थी। वो पटिया इतनी बड़ी थी कि उसे रास्ता देखने में भी दिक्कत हो रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, ये तुमने सिर पर क्या बोझ लाद रखा है? क्या तुम इसे नीचे नहीं रख सकते? तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। उस आदमी ने हांफते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं शहर के दूसरे सिरे से ये कीमती लकड़ी लेकर आ रहा हूं। रास्ता कीचड़ भरा था और ये पटिया बहुत फिसल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसे सिर पर इस तरह आड़ा रखूंगा तो ये फिसलेगी नहीं। अकबर ने माथा ठोंक लिया। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, इन्होंने लकड़ी को फिसलने से तो बचा लिया, लेकिन अब ये खुद हर कदम पर फिसल रहे हैं। यह है हमारा तीसरा महामूर्ख। अब मैंने तीनों महान मूर्खों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अकबर ने एक लंबी गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पहले संदेह था, अब गहरी संतुष्टि थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, वाह! उन्होंने अपने स्थान से उठते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। मैंने तुम्हें मूर्ख खोजने का काम सौंपा था और तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में मूर्खता का कोई अंत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो कुआं खोदने के बजाय रस्सी को लंबा करता है, दूसरा जो खर्चे से बचने के लिए आधी रात को सफर करता है, और तीसरा जो फिसलने से बचने के लिए खुद को फिसलने पर मजबूर करता है। ये शानदार है। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगाया। तुम इस परीक्षा में न केवल विजयी हुए, बल्कि तुमने मुझे ये भी सिखाया कि सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारी जीत हुई मेरे मित्र। तुम सचमुच बीरबल हो, जिसका अर्थ है महान बुद्धि वाला। उन्होंने तुरंत राजकोष से बीरबल के लिए भारी इनाम देने का आदेश दिया। बीरबल ने अत्यंत नम्रता से सिर झुकाया और बादशाह का धन्यवाद किया। जहां पनाह की मेहरबानी, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान और इनाम दिया, पर मुझे लगता है कि मेरी मूर्खों की सूची अभी तक पूरी नहीं हुई है। अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमानी से अभी भी अभिभूत थे, उत्सुकता से बोले, क्या? तुमने तो तीनों तरह के मूर्खों का वर्णन कर दिया।
अब कौन बाकी रह गया? बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए कहा, हुजूर, चौथा मूर्ख वह है जो किसी व्यक्ति को महान बुद्धि वाला बताकर उसे राजकोष से इतना बड़ा इनाम देता है। मैंने तो बस आपकी बुद्धि का इस्तेमाल किया और मुझे ये इनाम मिला। ये सुनकर पूरा दरबार खिलखिला उठा। अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर जोर से हंसे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम कभी भी स्वयं को मूर्खों की श्रेणी में नहीं आने दोगे। तुम्हारी वाक्पटुता अनूठी है। जाओ, ये इनाम तुम्हारे उस चौथे मूर्ख वाले जवाब के लिए दुगना किया जाता है। दरबार ने जय जयकार से बीरबल की जीत का जश्न मनाया। अकबर इस घटना के बाद कई दिनों तक बीरबल की हाजिर जवाबी पर विचार करते रहे। उन्हें अब यह ज्ञात हो चुका था कि बीरबल को सीधे प्रश्न से हराना असंभव था। वो हर चुनौती को अपने अनोखे तर्क से पलट देते थे। बीरबल की जीत ने दरबार के माहौल को और भी अधिक जीवंत बना दिया था, क्योंकि हर कोई जानता था कि अकबर जल्दी ही एक नई परीक्षा लेकर आएंगे। कुछ सप्ताह बाद दरबार में एक और रोचक बहस छिड़ी। विषय था ज्ञान का मूल्य। एक दरबारी ने तर्क दिया कि सच्चा ज्ञान अमूल्य है और धन से खरीदा नहीं जा सकता, जबकि दूसरे ने जोर देकर कहा कि यदि ज्ञान धन नहीं कमा सकता तो वो इस दुनिया में बेकार है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या मानते हो? इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, ज्ञान या धन? बीरबल ने खड़े होकर दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जहांपनाह, ये प्रश्न स्वयं में अधूरा है। ज्ञान और धन दोनों ही उपयोगी है, परंतु उनका सही और समय पर उपयोग ही उन्हें मूल्यवान बनाता है। लेकिन ये परखने के लिए हमें एक छोटी सी परीक्षा करनी होगी। बहुत खूब, बीरबल, अकबर ने उत्साहित होकर कहा। तो बताओ, तुम्हारी परीक्षा क्या है? बीरबल ने दोनों दावेदारों की ओर देखा। जहांपनाह, परीक्षा बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों सज्जन अगले 7 दिनों के लिए इस राज्य की सीमा से बाहर एक अपरिचित गांव की यात्रा करें। उन्होंने धनवान व्यापारी की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आप अपने साथ केवल स्वर्ण मुद्राएं ले जा सकते हैं, जितना आप उठा सकें, लेकिन कोई नौकर, सुरक्षाकर्मी या हथियार नहीं। फिर वे विद्वान की ओर मुखातिब हुए, पंडित जी, आप अपने ज्ञान और बुद्धि के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते, धन का एक सिक्का भी नहीं। आपको अपनी यात्रा और 7 दिनों का जीवन केवल अपनी विद्वता के बल पर व्यतीत करना होगा। बीरबल ने घोषणा की, 7 दिन बाद जो दोनों सुरक्षित और सफलतापूर्वक वापस लौटेंगे, वे हमें बताएंगे कि उस कठिन मार्ग पर किस वस्तु ने उन्हें सबसे अधिक सहायता दी। इसी से पता चलेगा कि ज्ञान मूल्यवान है या धन। अगले ही दिन यात्रा की शुरुआत हुई। वो दरबारी जो धन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसे मानिक चंद कहा गया, अपने साथ कीमती हीरे, सोने के सिक्के और बेहतरीन भोजन का एक बड़ा बोझ लेकर चला। उसका शरीर भार से झुका जा रहा था, पर उसके चेहरे पर संपत्ति का गर्व झलक रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि ये धन उसे हर संकट से बचा लेगा। दूसरी ओर पंडित ज्ञानदेव ने केवल एक लकड़ी की लाठी और एक साधारण जलपात्र लिया। उनका शरीर हल्का था, पर उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी। उन्होंने सम्राट को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा धन अदृश्य है और मेरा बोझ शून्य। दरबार की उत्सुक भीड़ के सामने दोनों को जंगल के उस अप्रत्याशित और बीहड़ रास्ते पर रवाना कर दिया गया। अकबर और बीरबल अब 7 दिनों तक प्रतीक्षा करने वाले थे, ये जानने के लिए कि उस अकेलेपन में किसने वास्तविक सहारा दिया, ज्ञान ने या धन ने। जंगल का रास्ता उम्मीद से कहीं अधिक बीहड़ और कठिन निकला। पहले 2 दिन तो धनी सेठ अपने सोने चांदी की चमक के सहारे आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही भारी बोझ के कारण उनका हर कदम संघर्ष बन गया। उन्हें हर पल ये चिंता सता रही थी कि कहीं कोई डाकू या जंगली जानवर उनके कीमती खजाने को छीन न ले। डर और थकान ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। तीसरे दिन जब घना अंधेरा छा गया
और भोजन का कोई प्रबंध नहीं हुआ तो सेठ ने महसूस किया कि सोना खाया नहीं जा सकता और न ही वो प्यास बुझा सकता है। दूसरी ओर पंडित ज्ञानदेव अपनी लाठी के सहारे बिना किसी अतिरिक्त भार के चलते रहे। उन्होंने वनस्पति और तारों के ज्ञान से न केवल सुरक्षित मार्ग खोज लिया, बल्कि नदी किनारे प्राकृतिक फल और स्वच्छ जल भी प्राप्त कर लिया। सेठ का धन जहां उनकी चिंता बढ़ा रहा था, वहीं पंडित का ज्ञान उन्हें प्रकृति में सहजता से जीवन जीने की कला सिखा रहा था। अब ज्ञान का अदृश्य धन दृश्य धन पर भारी पड़ने लगा था। भूख और लगातार चलने की थकान ने सेठ को पूरी तरह तोड़ दिया। अब वो हर कदम पर रुक जाता। अंततः उसने एक गहरी सांस ली और अपने बचे हुए सोने के सिक्कों को मिट्टी में दबाना शुरू कर दिया। उसे अब एहसास हुआ कि इस बेकार के भार के कारण ही उसने सबसे अधिक ऊर्जा खो दी थी। वो पूरी तरह से कंगाल और थका हुआ खाली हाथ उस निश्चित स्थान की ओर बढ़ा जहां उसे वापस पहुंचना था। दूसरी ओर पंडित ज्ञानदेव शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। वे समय से बहुत पहले ही वापस लौट आए थे। कुछ ही घंटों बाद जब सेठ लड़खड़ाता हुआ, फटे कपड़ों और सूखे चेहरे के साथ दरबार में पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। अकबर ने तुरंत सिंहासन से उठकर पूछा, सेठ जी, आपका वो कीमती धन कहाँ गया? क्या आप उसे सुरक्षित नहीं रख पाए? सेठ शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, इस धन ने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने उसे जंगल में ही दफना दिया। अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान ही वास्तविक धन है जो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने अपनी अनूठी विधि से यह सिद्ध कर दिया कि भौतिक धन केवल चिंता और भय ही देता है। मैंने सेठ जी को सोना दिया था और कहा था कि ये ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को संभालने में सेठ जी की क्या हालत हुई, ये सबके सामने है। उन्होंने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आप अपनी गलती समझ गए हैं। आप आज से आजाद हैं और अब सच्चे ज्ञान की खोज कीजिए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम इस परीक्षा में विजयी हुए। तुमने सिद्ध किया कि ज्ञान ही वो अमूल्य संपत्ति है जिसे न चोर चुरा सकता है, न समय मिटा सकता है और न ही ये किसी पर बोझ बनता है। दरबार में बैठे सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और बादशाह की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर बादशाह का आभार व्यक्त किया और फिर बड़े आदर से सेठ से बोले, सेठ जी, सच्चा धन वही है जो आपके भीतर हल्कापन और आत्मविश्वास लाए, बाहर का बोझ नहीं। सेठ जी, जिनका मुख पहले अहंकार से भरा था, अब लज्जा और पश्चाताप से झुक गया। उन्हें अपनी भौतिक संपत्ति पर गर्व करने की मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उठकर बादशाह और बीरबल के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हुजूर, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मैं वर्षों से धन बटोरता रहा, पर असल संपत्ति से अनजान रहा। अब मैं अपने अर्जित धन का उपयोग ज्ञान की खोज और परोपकार में करूंगा। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और दरबारियों को संबोधित करते हुए घोषणा की, याद रखो, ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन का सार है। भौतिक संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान की विरासत हमेशा कायम रहती है। इस घटना के बाद बीरबल का सम्मान पूरे साम्राज्य में और भी बढ़ गया और सेठ जी ने भी अपनी जीवन शैली बदल दी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मदरसों और पुस्तकालयों के निर्माण में लगाना शुरू कर दिया, सच्चे धन की परिभाषा को समझते हुए। इस घटना के कुछ महीने बाद साम्राज्य में सुख शांति का माहौल व्याप्त हो गया। सेठ जी के दान से बने नए मदरसे ज्ञान के केंद्र बन गए और हर कोई बीरबल की दूरदर्शिता की प्रशंसा करता था। परंतु बादशाह अकबर अभी भी बीरबल की मानसिक शांति और सफलता के स्थायी रहस्य पर विचार करते रहते थे। एक शाम दरबार समाप्त होने के बाद
उन्होंने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने स्नेह से कहा, तुमने एक अमीर व्यक्ति को धन का सही मूल्य समझाकर उसे सच्चे अर्थों में अमीर बना दिया। लेकिन मेरी उत्सुकता ये जानने में है, तुम इतनी कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों के बावजूद भी हमेशा इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हो? क्या तुम्हारी सफलता का कोई अदृश्य राज है जिसे केवल तुम जानते हो? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, मेरा रहस्य साधारण है। मैं हर समस्या को एक अवसर मानता हूं, ज्ञान को बढ़ाने का अवसर, चिंता को नहीं। अकबर उनकी बात सुनकर गहरे विचार में पड़ गए और उन्हें यह आभास हुआ कि बीरबल का ज्ञान केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला में निहित था। अकबर कुछ देर तक गहन चिंतन में डूबे रहे। उन्हें बीरबल की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया था, लेकिन सम्राट होने के नाते वो इस ज्ञान की गहराई को व्यवहार में परखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि क्या बीरबल का सिद्धांत सबसे बड़ी चिंता या संकट की घड़ी में भी कायम रहता है। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। अकबर ने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। बीरबल, सम्राट ने अपनी कुर्सी से उठते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमने तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा की है। अब तुम्हें मेरी एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हें आज से 7 दिन के भीतर मेरे सामने ऐसा सबसे बड़ा मूर्ख पेश करना होगा जो इस दुनिया में पहले कभी न देखा गया हो। यदि तुम इस चुनौती में असफल रहे तो न केवल तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा, बल्कि तुम्हारी उपाधियां भी छीन ली जाएंगी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसी अजीब शर्त थी? इतने बड़े राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को खोजना, ये तो असंभव चुनौती थी। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार कर ली। उनके चेहरे पर न चिंता थी, न भय, बल्कि एक नई शांत जिज्ञासा की चमक थी। उन्हें समस्या में अवसर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब उन्हें राज्य में घूमकर देखना था कि ज्ञान की कमी के कारण लोग कौन सी हास्यास्पद गलतियां करते हैं। 145 वर्ड्स। दरबार से निकलते ही बीरबल ने अपना वेश बदला और राज्य के कोने कोने का भ्रमण शुरू कर दिया। वे गलियों, बाजारों, खेतों और दूर दराज के गांवों तक पहुंचे। हर व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रख रहे थे। उन्हें देखना था कि लोग किस प्रकार की बेतुकी गलतियां करते हैं। कुछ दिन की खोजबीन के बाद बीरबल ने एक अजीब दृश्य देखा। एक व्यक्ति अपने गधे पर बैठकर जा रहा था, लेकिन बोझ से भरी एक बड़ी बोरी उसने गधे की पीठ पर रखने के बजाय अपने सिर पर उठा रखी थी। गधा तो आराम से चल रहा था, पर सवार पसीने से तर था। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बोरी गधे की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस व्यक्ति ने अत्यंत भोलेपन और गंभीरता से बीरबल को देखा और जवाब दिया, जनाब, घोड़ा या गधा बेचारा पहले ही मेरा वजन उठा रहा है। अगर मैं ये बोरी भी उस पर डाल देता तो उस पर कितना अत्याचार होता। कम से कम सिर पर उठाकर मैं उसका थोड़ा भार तो कम कर रहा हूं। बीरबल ने सिर हिलाया। पहला मूर्ख मिल गया, उन्होंने सोचा। उन्होंने तुरंत अपने साथ लाए कागज पर उस व्यक्ति का नाम, पता और उसका मूर्खतापूर्ण कार्य दर्ज कर लिया। अभी उन्हें 5 और मूर्खों की तलाश बाकी थी। बीरबल की ये तलाश उन्हें बाजार के शोरगुल से निकालकर शहर के बाहरी किनारों की ओर ले गई। वे अभी कुछ कदम ही चले थे कि उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा, धूल फांकते हुए बड़े ध्यान से कुछ तलाश रहा था। वो इतना मशगूल था कि उसे आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं था। बीरबल उसके पास रुके और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, इतनी मेहनत से क्या खोज रहे हो? व्यक्ति ने पसीना पोंछा और निराशा भरे स्वर में कहा, क्या बताओ हुजूर, मेरी मोतियों की माला कहीं गिर गई है। बीरबल ने चारों ओर खाली मैदान की ओर देखा। यहां? क्या तुम्हें यकीन है कि वह इसी जगह गिरी थी?
व्यक्ति ने दूर एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। नहीं, गिरी तो वो उस खंडहर के पास थी, लेकिन वहां घना अंधेरा है और सांपों का डर है। यहां सड़क पर अच्छी धूप है, इसलिए मैं यही खोजने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने अपनी हंसी रोकी। ये दूसरा मूर्ख, उन्होंने सोचा। तुरंत उन्होंने अपने कागज पर खंडहर के पास गिरी माला को सड़क पर खोजने वाला दर्ज किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब केवल 4 मूर्खों को ढूंढना बाकी था। बीरबल अपनी यात्रा में आगे बढ़े। धूप अब तेज हो चुकी थी। उन्हें अब 4 की जगह 3 मूर्खों को ढूंढना बाकी था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी सड़क पर खोजबीन करने वाले व्यक्ति को भी अपनी सूची में जोड़ लिया था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गांव के कुएं के पास अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक हट्टा-कट्टा जवान बहुत परेशान था। उसके हाथ में बड़ी बड़ी जालियों वाली एक टोकरी थी। वो उस टोकरी को कुएं के पानी में डुबोता, तेजी से बाहर निकालता और घर की दिशा में दौड़कर ले जाने की कोशिश करता। जाहिर है, घर तक पहुंचने से पहले ही सारा पानी बह जाता था। बीरबल ने नजदीक जाकर पूछा, भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? इस जालीदार टोकरी में पानी कैसे टिकेगा? जवान ने हांफते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरे घर में आग लग गई है। पानी भरने के लिए मेरे पास सिर्फ यही टोकरी है, और जब तक मैं घर पहुंचता हूं सारा पानी बह जाता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने माथे पर हाथ मारा। ये तीसरा नमूना, उन्होंने सोचा। तुरंत उन्होंने पानी को जालीदार टोकरी में ढोने वाला अग्निशमन करता दर्ज किया और मुस्कुराते हुए अपनी राह ली। अब केवल 3 और मूर्खों की तलाश थी। बीरबल ने अपनी मुस्कान रोकी और कुछ दूर आगे बढ़े। उन्हें यकीन था कि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है, बस उन्हें सही जगह और सही समय पर ढूंढने की जरूरत है। वो अब शहर के एक शांत कोने में पहुंचे, जहां एक व्यक्ति एक बड़े दर्पण के सामने बैठा हुआ था। वो बड़े परिश्रम से गीले कपड़े से दर्पण के पिछले हिस्से को रगड़ रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, फिर भी वो पूरी लगन से काम में जुटा था। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, मित्र, क्षमा करना, पर तुम ये क्या कर रहे हो? धूल तो शीशे के सामने होती है। उस व्यक्ति ने बिना ऊपर देखे झुंझलाहट भरी आवाज में जवाब दिया, ओह, आपको कुछ नहीं पता। ये धूल के कण इतने झीन हैं कि ये भीतर घुस गए हैं। जब तक मैं इसे पीछे से खुरचकर नहीं निकालूंगा, ये साफ नहीं होगा। बीरबल ने माथे पर हाथ फेरा। ये उनका चौथा नमूना था, दर्पण का उल्टा सफाई कर्मी। उन्होंने झट से अपनी सूची में ये नाम दर्ज किया और अब अपने मिशन को पूरा करने के लिए केवल 2 और मूर्खों की तलाश में आगे बढ़ गए। समय कम था, लेकिन बीरबल जानते थे कि वो जीत जरूर हासिल करेंगे। बीरबल ने ठंडी सांस ली और श्रम का अनावश्यक प्रदर्शन के नाम से 5वां नमूना सूची में दर्ज किया। अब उन्हें बस अंतिम मूर्ख की तलाश थी। वे जल्दी से शहर के दूसरे सिरे की ओर बढ़े। दोपहर का सूरज सिर पर था और गलियां शांत होने लगी थी। तभी उनकी नजर एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। एक व्यक्ति सिर पर पगड़ी बांधे एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा था, लेकिन वो डाली पर बैठकर डाली को ही जोर जोर से काट रहा था। वही डाली जिस पर वो खुद टिका हुआ था। बीरबल के चेहरे पर अब हंसी आ गई। ये मूर्खता की पराकाष्ठा थी। वो व्यक्ति इतनी तल्लीनता से अपनी मौत की तैयारी कर रहा था कि उसे ये भान भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वो धड़ाम से नीचे गिरने वाला है। बीरबल ने तुरंत घोड़े को रोका और चिल्लाए, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटोगे तो गिर जाओगे। उस व्यक्ति ने एक क्षण के लिए औजार रोका, बीरबल को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर पूरी ताकत से डाल काटने में जुट गया। बीरबल मुस्कुराए। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जैसे ही बीरबल ने लगाम खींची, कड़, डा, डा की भयानक आवाज आई। डाल पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो मूर्ख व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी के साथ जोरदार आवाज करते हुए सूखी जमीन पर धड़ाम से आ गिरा।
उसकी आंखें विस्मय और दर्द से फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। उसकी अज्ञानता को जमीन पर गिरने के बाद ही ज्ञान प्राप्त हुआ। बीरबल ने हल्के से सिर हिलाया। वो व्यक्ति तुरंत दर्द से करहाता हुआ उठा और लंगड़ाते हुए बीरबल के पास आया। माफ करना महाराज, आपने जो कहा था वो अक्षरशः सत्य निकला। उसने अपनी हार स्वीकार की। बीरबल मुस्कुराए। जाओ, अब जाकर बादशाह सलामत को बताना कि बीरबल ने वो सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ लिया है जो आंखें होते हुए भी मौत की ओर बढ़ रहा था। विजयी मुस्कान के साथ बीरबल ने घोड़े को मोड़ा और सीधा महल की ओर प्रस्थान किया, जहां अकबर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने महल के मुख्य द्वार पर कदम रखा। उनकी विजयी मुद्रा और शांत चेहरा बता रहा था कि परीक्षा सफल रही है। अंदर अकबर तख्त पर बेचैनी से बीरबल की राह देख रहे थे। जैसे ही बीरबल ने झुककर अभिवादन किया, बादशाह ने तुरंत सवाल दाग दिया। आओ बीरबल, बताओ, क्या तुम उस मूर्ख को खोज पाए जिसके पास आंखें हैं पर जो मौत की ओर बढ़ रहा है? बीरबल मुस्कुराए। जी जहांपनाह, वो मूर्ख मिल गया, बल्कि मैं कहूंगा कि वो तो हमें हर जगह मिल जाता है। अकबर उत्सुकता से आगे झुके। साफ साफ बताओ बीरबल, कौन है वह और तुमने उसे कहाँ पाया? हुजूर, बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो भविष्य के खतरे को जानता है फिर भी जानबूझकर उसके रास्ते पर चलता है। वो किसान जिसे मैंने ठोकर मारकर ज्ञान दिया, वो केवल एक उदाहरण था। पर असली मूर्ख तो वो इंसान है जो जानता है कि जीवन नश्वर है, जानता है कि हर सांस उसे मृत्यु के पास ले जा रही है, फिर भी अपनी जिंदगी का एक भी पल सही काम या ज्ञान अर्जित करने में नहीं लगाता। वो अपनी आंखों से मौत को आता देखता है पर फिर भी सोया रहता है। बादशाह अकबर बीरबल के इस उत्तर से क्षण भर के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर गहन विचार और विस्मय के भाव थे। बीरबल ने साधारण मूर्खता को ज्ञान और दर्शन की कसौटी पर परख दिया था। वाह बीरबल, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने मेरी सरल परीक्षा को जीवन के सबसे बड़े सत्य में बदल दिया। मैंने सोचा था कि तुम किसी गांव के भोले भाले आदमी को पेश करोगे, पर तुमने तो संपूर्ण मानव जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी अपने जीवन और अपनी मूर्खताओं पर विचार कर रहा था। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, स्वीकार करता हूं, आज फिर तुम्हारी जीत हुई। वास्तव में वो जो अपने भविष्य के अंत को जानता है और फिर भी आंखें मूंद लेता है, उससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धिमत्ता अनमोल है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बहुमूल्य रत्नों की माला और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली भेंट की और पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार कर उठा। जय जयकार शांत होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने बाजू में बिठाया। उन्होंने भरी दृष्टि से बीरबल को देखा और धीरे से कहा, बीरबल, क्या तुम सचमुच मानते हो कि मूर्खता ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है? बीरबल ने रत्नों की माला को सहलाते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मूर्खता गहना नहीं, अंधकार है। जो लोग ये जानते हुए भी सुख सुविधाओं की क्षण भंगुरता को नजरअंदाज करते हैं, वे स्वयं को मूर्ख साबित करते हैं। आज की परीक्षा का सार सिर्फ ये था कि मनुष्य सत्य को जानता है पर उसे स्वीकार करने और उसके अनुसार जीवन जीने का साहस नहीं जुटा पाता। अकबर इस गहन विचार से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हर बात में एक गहरा सबक छिपा होता है। लेकिन बीरबल, अब बताओ, उस मूर्खता से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए जवाब दिया, महाराज, उपाय सरल है, स्वयं से सच कहना, क्योंकि सत्य से आंखें मूंदना ही मूर्खता की पहली सीढ़ी है। यह सुनकर पूरा दरबार एक बार फिर बीरबल के ज्ञान की प्रशंसा करने लगा। अकबर की आंखें गर्व और स्नेह से चमक उठीं। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। निस्संदेह बीरबल,
तुम केवल मेरे वजीर नहीं, बल्कि मेरे सच्चे गुरु हो। तुम हर बार उस गहन सत्य को उजागर करते हो जिसे हम सत्ता और आडंबर के पीछे छिपा देते हैं। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मूर्खता से बचने का मार्ग बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि आंतरिक ईमानदारी है। पूरा दरबार जय हो महाराज और धन्यवाद बीरबल के उद्घोषों से गूंज उठा। सम्राट ने तुरंत कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बीरबल को उनके ज्ञान के सम्मान में 1,00,000 मोहरें भेंट की जाए। पुरस्कार स्वीकार करते हुए बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी मोहर है। इस विजय के साथ ही अकबर की परीक्षा समाप्त हुई और बीरबल का नाम एक बार फिर बुद्धिमत्ता के पर्याय के रूप में अमर हो गया। पुरस्कार स्वीकार करने और दरबार में फैले हर्षोल्लास के बाद सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार की अमूल्य निधि हो। मैंने सोचा था कि ये परीक्षा तुम्हें परखने का मेरा तरीका है, पर तुमने सिद्ध किया कि ये परीक्षा मेरी नहीं, बल्कि उन दरबारियों की थी जो केवल बाहरी किताबों और दिखावटी ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। ये सुनकर कई दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान का अहंकार कितना व्यर्थ होता है। शाम होते होते दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई। जब सम्राट अपने निजी कक्ष की ओर जा रहे थे तो उन्होंने बीरबल से धीरे से पूछा, पर बीरबल, इतना बड़ा दाव लगाने की हिम्मत तुम्हें कहां से मिली? अगर तुम असफल होते तो? बीरबल ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, महाराज, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी असफल नहीं होता, और यदि मैं असफल हो भी जाता तो मुझे ये संतोष होता कि मैंने हार बाहरी ज्ञान के सामने नहीं, बल्कि अपने ईमान के लिए स्वीकार की। अकबर ने प्रेम से बीरबल की पीठ थपथपाई। उस दिन के बाद बादशाह और वजीर का रिश्ता और भी गहरा और अटूट हो गया। दरबार में कामकाज सामान्य रूप से चलने लगा, पर बादशाह का व्यवहार अब पहले से कहीं अधिक आदर भरा था। वो अक्सर बीरबल के साथ लंबी राजनीतिक या दार्शनिक चर्चाओं में व्यस्त रहते, जिनमें बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण की झलक साफ दिखाई देती थी। बीरबल का अब दरबार में केवल वजीर का पद नहीं था, बल्कि वे बादशाह के विवेक की प्रतिध्वनि बन गए थे। एक दिन राज्य के भ्रमण के दौरान अकबर ने कुछ चिंतित किसानों को देखा। महल वापस लौटते ही उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और एक अजीब प्रश्न पूछा, बीरबल, मुझे ये बताओ कि मैं अपनी प्रजा को सबसे अधिक क्या दे सकता हूं? धन, सुविधाएं या कुछ और? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से सम्राट की ओर देखा और उत्तर दिया, हुजूर, आप उन्हें धन या सुविधाएं नहीं, बल्कि निर्भयता प्रदान कर सकते हैं। यदि जनता ये जानती है कि उनका शासक न्यायप्रिय है और सत्य बोलने पर उनकी जान खतरे में नहीं पड़ेगी, तो वही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी जीत है। अकबर ने सिर झुकाकर इस अद्भुत सलाह को स्वीकार किया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की बुद्धि केवल संकटों का समाधान नहीं करती थी, बल्कि शासन की नींव को भी मजबूत करती थी। अकबर बीरबल की सलाह से अत्यधिक संतुष्ट थे, लेकिन उनकी परीक्षा लेने की आदत अभी गई नहीं थी। उन्होंने सोचा, यदि निर्भयता ही सबसे बड़ा राजधर्म है, तो ये देखना आवश्यक है कि बीरबल स्वयं इस पर कितना दृढ़ है। अगले ही दिन दरबार में अकबर ने एक अजीबोगरीब घोषणा की। उन्होंने आदेश दिया कि शाही खजाने में जमा पुराने तांबे के सिक्कों को पिघलाकर नए और चमकदार सिक्के बनाए जाएं, और इस कार्य में सबसे धनी व्यापारी को लगाया जाए। ये आदेश अव्यवहारिक और आर्थिक रूप से हानिकारक था। खजांची और कई वजीर फुसफुसाए, लेकिन सम्राट के डर से किसी ने कुछ न कहा। बीरबल की ओर देखते हुए अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये मेरा निर्णय है। क्या राज्य का कोई भी सेवक ऐसा है जो मेरी बुद्धिमत्ता पर संदेह करने की हिम्मत करे? बीरबल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हुजूर, यदि आपने अभी अभी निर्भयता को सबसे बड़ी संपत्ति घोषित किया है, तो सेवक क्यों डरे?
आपका ये आदेश न केवल अनावश्यक है, बल्कि इससे शाही खजाने को करोड़ों की हानि होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सीधे सम्राट के फैसले को चुनौती थी। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, लेकिन बीरबल की निडरता ने उन्हें क्षण भर के लिए रोक दिया। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी जुबान आज हद पार कर गई है। तुम कौन होते हो मेरे फैसले का मूल्यांकन करने वाले? और ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि करोड़ों की हानि होगी? क्या तुमने मेरे आदेश की कीमत लगाई है? बीरबल ने जरा भी विचलित हुए बिना सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, मैं सेवक हूं, और सेवक का कर्तव्य होता है कि वह राजा को सत्य से अवगत कराए, भले ही वो कड़वा हो। हानि की गणना गणितीय रूप से सिद्ध की जा सकती है। हुजूर, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस दरबार में ही आपके आदेश का औचित्य और मेरे कथन का प्रमाण दोनों प्रस्तुत कर सकता हूं। दरबारियों की सांसें रुक गई थी। अकबर ने सिंहासन पर पीछे हटते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। ये व्यक्तिगत चुनौती थी। ठीक है बीरबल, सम्राट ने धीमी, खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हें अनुमति है। सिद्ध करो कि मेरा फैसला मूर्खतापूर्ण है, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बीरबल ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया, जैसे उन्हें परिणाम पहले ही पता हो। उन्होंने तुरंत दरबार के 2 फुर्तीले सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक समान पानी का घड़ा थमाया। हुजूर, बीरबल ने कहा, इन दोनों को शाही तालाब से ये घड़े भरकर लाने का आदेश दिया जाए। शर्त यह है कि पहला सेवक भरने के लिए अपनी इच्छानुसार कोई भी साधन चुने, जबकि दूसरा सेवक केवल इस छोटे छेद वाले प्याले, परफोरेटेड कप, का उपयोग करेगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा थी। दोनों सेवक तुरंत निकल पड़े। पहला सेवक एक विशाल कलश लेकर गया और कुछ ही मिनटों में घड़ा भरकर वापस आ गया। दूसरा सेवक पसीने से लथपथ था। उसके पास छेद वाला प्याला था। वो बार बार तालाब जाता, प्याले को डुबोता और वापस आता, लेकिन घड़ा मुश्किल से 1/4 भरा था। बीरबल ने खाली घड़े की ओर इशारा किया। हुजूर, आपका नया आदेश, जो भी वो गुप्त आदेश था, उस छेद वाले प्याले जैसा है। पहला सेवक लाभ और सुविधा का प्रतीक है, जिसने बिना अवरोध के कार्य पूरा किया। दूसरा सेवक अनावश्यक श्रम और समय की बर्बादी कर रहा है, न केवल उसका बल्कि पूरे राज्य का। लाभ कम हुआ, समय अधिक लगा और प्रयास व्यर्थ गया। यही हानि की गणना है। अकबर कुछ देर तक निशब्द रहे। उनके चेहरे पर विस्मय और गहरी स्वीकृति का भाव था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बीरबल का इशारा किस ओर था। राज्य की व्यवस्था में आई अनावश्यक जटिलता की ओर। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हुजूर, हानि की गणना यही बताती है कि जब आप प्रशासन में अनावश्यक जटिलताएं लाते हैं तो काम होता तो है, मगर उसकी लागत, श्रम, समय और निराशा लाभ से कहीं अधिक हो जाती है। मैंने सुना है कि आपने नए करों को एकत्र करने के लिए 10 अलग अलग हस्ताक्षरों और 3 नए मुहरों की आवश्यकता वाला एक गुप्त फरमान जारी किया है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाकर पुष्टि की। यह कार्य को सरल बनाने के बजाय जटिल बनाता है। सरलता ही समृद्धि का प्याला है, जो बिना बाधा के लाभ लाएगा, और जटिलता उस छेद वाले प्याले जैसी है, जो राज्य के खजाने को भरने की बजाय केवल अधिकारियों और जनता का समय व्यर्थ करती है। मेरी विनती है कि उस फरमान को तुरंत वापस लिया जाए। अब परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को सम्मान की मुद्रा में देखा। अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल मेरे मन का भार हल्का किया है, बल्कि मेरी परीक्षा में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। वो तथाकथित फरमान, जिसमें 10 हस्ताक्षरों की बात थी, वो एक कपट जाल था जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए बुना था। मैं जानना चाहता था कि क्या सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी तुम छोटे अधिकारियों और आम जनता के लिए नियमों की सरलता बनाए रखने के महत्व को समझते हो।
अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने जटिलता को पहचानकर उसे तुरंत अस्वीकार किया। अधिकांश दरबारी ऐसी शाही मुहरों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन तुमने किया, क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकता हमेशा राज्य की दक्षता और जन सुविधा रही है। ये जीत केवल तर्क की नहीं, ये तुम्हारे प्रशासनिक कौशल और अटूट ईमानदारी की जीत है। बादशाह ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि इस असाधारण दूरदर्शिता के लिए बीरबल को विशेष सम्मान से नवाजा जाए। दरबार हर्षध्वनि से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर सम्मान ग्रहण किया। उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास और विनम्रता का संगम था। परंतु बादशाह अकबर अभी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की गहराई को पूरी तरह से नहीं माप पाए थे। उस दिन की विजय ने अकबर को और अधिक प्रेरित किया कि वे बीरबल की परीक्षा किसी अन्य स्तर पर लें। एक ऐसी परीक्षा जो न तो प्रशासनिक हो और न ही कानूनी, बल्कि मानव स्वभाव और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हो। अगले दिन भरे दरबार में बादशाह ने एक गंभीर प्रश्न उछाल दिया, जिससे सभी दरबारी चुप्पी साध गए। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में रहस्य का पुट मिलाते हुए पूछा, तुमने दुनिया की हर चीज का मूल्य समझा है, तो बताओ, इस धरती पर वो कौन सी वस्तु है जो सबसे बलवान है, जो न तो तलवार से कटती है, न आग से जलती है, और न ही समय की धारा उसे मिटा सकती है। ये प्रश्न केवल बीरबल के लिए नहीं, बल्कि समस्त दरबार के पंडितों और विद्वानों के लिए एक चुनौती था। दरबारी फुसफुसाहटों में सत्ता, धन और ज्ञान जैसे उत्तरों पर विचार करने लगे। बीरबल ने शांत चित्त से बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, उत्तर मेरे पास है, किंतु उसे मात्र शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध करने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने तुरंत इसकी अनुमति दे दी। 3 दिन की मोहलत मिलते ही बीरबल ने अगले ही दिन एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्यागे, एक साधारण कृषक का वेश धारण किया और चुपके से फतेहपुर सीकरी से दूर एक छोटे से गांव की ओर चल दिए। उनका उद्देश्य था दरबारी चाटुकारिता से दूर आम जनता के बीच उस बलवान शक्ति को टटोलना। गांव पहुंचकर बीरबल ने जानबूझकर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जहां लोगों का असली स्वभाव सामने आए। उन्होंने एक किसान के खेत में जबरदस्ती घुसकर उसकी फसल बर्बाद करने का नाटक किया, और जब गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया तो बीरबल ने चिल्लाकर न्याय की गुहार लगाई। उनकी इस अजीब हरकत से सारे गांव वाले अचंभित थे। बीरबल देखना चाहते थे कि संकट की घड़ी में डर प्रबल होता है, अत्याचार हावी होता है, या फिर कोई तीसरी शक्ति उभरती है जो सबसे अटूट है। 2 दिन तक गहन निरीक्षण और प्रयोगों के बाद बीरबल संतुष्ट होकर तीसरे दिन दरबार की ओर लौटे। आज वो केवल उत्तर देने नहीं, बल्कि उसे प्रमाणित करने आए थे। तीसरे दिन जब बीरबल ने भरी सभा में प्रवेश किया तो सम्राट अकबर की आंखों में उत्सुकता थी और होठों पर धैर्य का अभाव। बीरबल, जहांपनाह ने आवाज दी, तुम 2 दिनों तक कहाँ रहे और क्या तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई? बताओ, संकट की घड़ी में किस शक्ति का प्रभुत्व होता है, डर का, अत्याचार का, या किसी और का? बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल उत्तर नहीं पाया, बल्कि उसे अपनी आंखों से प्रमाणित किया है। डर और अत्याचार क्षणिक होते हैं, परंतु जो तीसरी शक्ति मैंने देखी वो सबसे अटूट है। वो है सामूहिक विश्वास। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने आगे समझाया, मैंने देखा, जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और न्याय की एक आवाज पर एकजुट होते हैं, तो उनका अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। ये शक्ति किसी भी तलवार या खजाने से अधिक मूल्यवान है। बीरबल के तर्क को सुनकर दरबारियों के चेहरे आश्चर्य से भरे थे और अकबर के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक बार फिर जटिल प्रश्न का सरलतम समाधान प्रस्तुत कर दिया था।